हेलो एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं हमारे जनरल अवेयरनेस सीरीज का पार्ट 2। और इस वीडियो में हम कवर करेंगे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो भी आपके एंट्रेंस एग्जाम जैसे कि सीयू सेट आईपी सेट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी अमेंड अंडर आर्टिकल 361, आर्टिकल 368, आर्टिकल 268 और आर्टिकल 261। तो करेक्ट आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 में चीजें दे रखी है जिसके हिसाब से हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अमेंड कर सकते हैं टाइम टू टाइम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल सिटीजन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट? तो आर्टिकल 20 दे रखा है, ऑप्शन 25 दे रखा है, 22 और 16। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। आर्टिकल 16 के हिसाब से हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज हेल्ड बोथ द ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड एक्टिंग प्रेसिडेंट? अब इनमें से किसने, एक तो वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी थे और एक्टिंग प्रेसिडेंट भी उन्होंने निभाया हुआ है रोल उनका। ठीक है, तो ऑप्शन दे रखा है आपको, जीवी मवलंकर, डीवी गिरी, एम हिदायतुल्ला, डी ऑप्शन दे रखा है लास्ट में एपी अब्दुल कलाम। ठीक है, तो ये आज चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो इनमें से बताना है किसने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पोस्ट भी हेल्ड किया था और एक्टिंग प्रेसिडेंट की भूमिका भी निभाई थी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, एम हिदायतुल्ला। एम हिदायतुल्ला जो थे उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की पोस्ट भी ली थी और जब प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है तो उन्होंने एक्टिंग प्रेसिडेंट की भी भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोविजन फॉर द community representation of Anglo-Indian in Lok Sabha has been made a constitution under the article। अब आपको पता है कि जब ब्रिटिशर चले गए थे तो उनके कुछ लोग इंडिया में ही रह गए थे। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारे एक प्रोविजन दे रखा है जिसके अंदर कुछ सीटें लोकसभा के अंदर एंग्लो इंडियन को रिजर्व की गई है। अब वो सीट की जो क्वांटिटी थी वो 2 थी। ठीक है, लेकिन ये किस आर्टिकल के अंदर हमें बताया गया है? तो आपको उस आर्टिकल का नाम बता नंबर बताना है। ठीक है, 221, 331, 121 और 139। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। तो बी ऑप्शन है आपका 331 बिल्कुल करेक्ट आंसर है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा हमें, द नाइन्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज। अब जो नाइन्थ शेड्यूल था आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का वो क्या है? एडेड बाय द फर्स्ट अमेंडमेंट, एडेड बाय द 24th अमेंडमेंट, एडेड बाय द 42nd अमेंडमेंट और लास्ट ऑप्शन दे रखा है अ पैक्ट ऑफ ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, एडेड बाय द फर्स्ट अमेंडमेंट। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द थ्योरी ऑफ फंडामेंटल राइट्स इंप्लाइज। अब थ्योरी जो है आपकी फंडामेंटल राइट्स की वो क्या बताती है? सोवर्जिनिटी ऑफ द पीपल, इक्वल ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, लिमिटेड गवर्नमेंट, इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर लॉ। तो करेक्ट आंसर है इसका आपका ऑप्शन नंबर सी, लिमिटेड गवर्नमेंट। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। तो ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ एक्सेट्रा रीजन, आर्टिकल 15 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ फंडामेंटल राइट क्लासिफिकल अंडर। ठीक है, ऑप्शन ए दे रखा है आपको, द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। सेकंड ऑप्शन दे रखा है द राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन। सी ऑप्शन है आपके पास द कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट और लास्ट ऑप्शन दे रखा है आपको डी ऑप्शन, द राइट ऑफ इक्वालिटी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, द राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। Any dispute regarding the violation of fundamental rights can be presented A, in the Supreme Court only, B, in the High Court only, C, either in the Supreme Court or in the High Court और D ऑप्शन दे रखा है फर्स्ट इन द सुप्रीम कोर्ट और उसके बाद हाई कोर्ट, देन इन द हाई कोर्ट। तो आपको बताना है कि करेक्ट आंसर कौन सा है। मेनली आपसे क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है
अगर डिस्प्यूट होता है, ठीक है, फंडामेंटल राइट को लेकर के, तो वो कहाँ पे प्रेजेंट करोगे आप? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम या हाई कोर्ट दोनों में कर सकते हो, या फिर आप पहले सुप्रीम कोर्ट करोगे फिर हाई कोर्ट करोगे, तो बताना आप पहले कहाँ पे करोगे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, आप कहीं पे भी कर सकते हो, हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी। जरूरी नहीं है कि आप पहले सुप्रीम कोर्ट करो फिर हाई कोर्ट करो, ठीक है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, आइदर इन द सुप्रीम कोर्ट और इन द हाई कोर्ट। तो ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ फंडामेंटल राइट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज टू प्रोवाइड। अब फंडामेंटल राइट जो दे रखा है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या प्रोवाइड करता है? बेटर मटेरियल कंडीशन टू द सिटीजन, सोशल जस्टिस, इक्वालिटी एंड फ्रीडम टू ऑल सिटीजन, इकोनॉमिक जस्टिस। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, इक्वालिटी एंड फ्रीडम टू ऑल सिटीजन। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉरबिड्स अनटचेबिलिटी इन मेंशन इन। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने जो अनटचेबिलिटी थी वो कहाँ पे फॉरबिड कर रखी है, तो वो मेंशन किस सेक्शन के अंदर है आर्टिकल के? तो आर्टिकल 17 में है, आर्टिकल 21 ए में है, आर्टिकल 44 में है, आर्टिकल 370 में है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? आर्टिकल ए, ठीक है। तो मतलब ए ऑप्शन करेक्ट होगा, आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नहीं भी मेंशन है आपका अनटचेबिलिटी को कहाँ पे फॉरबिड कर रखा है, कैसे कर रखा है, वो मेंशन है आपका आर्टिकल 17 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द फंडामेंटल राइट सिक्योर्ड टू द इंडिविजुअल आर। फर्स्ट ऑप्शन है लिमिटेड टू स्टेट एक्शन ओनली, बी ऑप्शन दे रखा है मीन टू प्रोटेक्ट पर्सन्स अगेंस्ट द कंडक्ट ऑफ प्राइवेट पर्सन, सी ऑप्शन दे रखा है मीन टू प्रोटेक्ट पर्सन अगेंस्ट द पुलिस स्टेशन, डी ऑप्शन दे रखा है ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। सारे ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया was enacted by the Constituent Assembly set up under the Independent Act 1947, under the Cabinet Mission Plan 1946, through a resolution of the Provisional Government, और लास्ट ऑप्शन दे रखा है बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान 1946। तो बी ऑप्शन जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द कैबिनेट मिशन टू इंडिया वाज हेडेड बाय। अब जो कैबिनेट मिशन है वो किसने हेड किया था इनमें से? स्टैफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, और लास्ट ऑप्शन दे रखा है हग गेट्सकेल, ठीक है। तो ये सारे ब्रिटिश नेम है, तो आप बताना इनमें से किसने कैबिनेट मिशन को हेड किया था। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ठीक है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, तो ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारे को, द डिजाइन ऑफ नेशनल फ्लैग was adopted by the Constitution Assembly of India in। अब जो आपका डिजाइन था नेशनल फ्लैग का वो कब अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा? तो उसकी आपको मंथ और ईयर बताना है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, जुलाई 1947। जुलाई 1947 के अंदर हमने अडॉप्ट किया था डिजाइन ऑफ नेशनल फ्लैग, जो आज आपका हमारा नेशनल फ्लैग है, ठीक है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वर। अब जो मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के वर इलेक्टेड बाय प्रोविजनल असेंबली, वो कहाँ से इलेक्ट हुए थे? प्रोविजनल असेंबली से, डायरेक्टेड बाय द पीपल, नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट, और लास्ट ऑप्शन दे रखा है ओनली रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ प्रिंसली स्टेट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, इलेक्टेड बाय प्रोविजनल असेंबलीज। तो उस टाइम की प्रोविजनल असेंबलीज थी, वहीं से जो मेंबर थे आपके चुन के आए थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर, क्योंकि जो रिप्रेजेंटेशन था आपका वो हर जगह से था, इसलिए वहां से हमने चुन लिया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए जो मेंबर थे। तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेड द लेजिस्लेचर बाइकैमरल? इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ठीक है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। इसी के बाद से जो लेजिस्लेचर थी हमारी वो बाइकैमरल हो गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, हु
administer the oath of office to the president, chief justice of India, speaker of Lok Sabha, prime minister और vice president। तो आपको ये बताना है कि जो प्रेसिडेंट को जो शपथ है वो कौन दिलाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ लोकसभा, प्राइम मिनिस्टर और वाइस प्रेसिडेंट। अब ये तो पता है आपको, प्रेसिडेंट तो वो सबको इनमें से आपको ओथ दिलवाता है, जो शपथ होती है, लेकिन प्रेसिडेंट को कौन शपथ दिलाता है, वो दिलाता है आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा आपका आंसर, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आपको शपथ दिलाता है प्रेसिडेंट को। ठीक है, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एन इंडिविजुअल who is not a member of either house of parliament can be appointed a member of council of minister, but he has to become a member of either house within a period of। अब आपको पता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर जो मेंबर होते हैं वो जरूरी नहीं कि मेंबर हो किसी भी हाउस के, चाहे वो लोकसभा और राज्यसभा के हो, लेकिन जैसे ही वो मेंबर बन जाए तो उन्हें किसी भी हाउस के अंदर आना पड़ता है, कितने टाइम पीरियड के अंदर। ऑप्शन दे रखा है आपको 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ और 6 मंथ। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, 6 मंथ का टाइम दिया जाता है ताकि वो किसी भी हाउस के अंदर अपनी सदस्यता को ले ले। ठीक है, राज्यसभा के अंदर भी या लोकसभा के अंदर भी, तो उनके लिए थोड़े से अलग से इलेक्शन करवाए जाते हैं। ठीक है, किस सीट से वो जीतना चाहते हैं, तो उसके हिसाब से 6 मंथ का टाइम दिया जाता है उन्हें। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मेंबर बनने के बाद, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें, which one of the following does not constitute the electoral college for electing the president of India? Elected member of Rajya Sabha, elected member of Lok Sabha, elected member of legislative assembly of each state, elected member of legislative council। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, who among the following enjoy the rank of cabinet minister of Indian Union? अब इनमें से कौन एंजॉय करता है रैंक ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ इंडियन यूनियन? पहला ऑप्शन दे रखा है डिप्टी चेयरमैन, जो कि राज्यसभा का है, डिप्टी चेयरमैन जो कि प्लानिंग कमीशन का है, और सी ऑप्शन दे रखा है सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और डी है आपका नॉन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो जो आपका जो 40 क्वेश्चन है इसका लास्ट ऑप्शन जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, डिप्टी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन ये इंजॉय करता है आपका कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक। ठीक है, इंडियन यूनियन के अंदर, तो बी ऑप्शन सही होगा, डी नहीं बी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो ये हमारा आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि जनरल अवेयरनेस और बाकी सेशन के वीडियोस आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहे उस वीडियोस के रिलेटेड। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।